दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सेक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो की चर्चा के कड़ी में आज मैं एक एम्प्लॉय के बेनिफिट से संबंधित स्कीम के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसको ईपीएफ कहा गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जैसा नाम से आप देख रहे हैं, एम्प्लॉइज के पर्पस के लिए बनाया गया प्रोविडेंट फंड। और ये ईपीएफ जो है स्पेशली डिजाइन फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट संस्थाओं में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था पहले से थी 1925 से, परंतु प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के फ्यूचर बेनिफिट के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए ईपीएफ एक्ट 1952 लाया गया। इसमें एम्प्लॉय हैज़ टू कंट्रीब्यूट ए सर्टेन परसेंटेज और simultaneously एम्प्लॉयर हैज़ टू कंट्रीब्यूट दैट वेरी परसेंटेज, और ये दोनों अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाते हैं। ऑन दैट बैलेंस ए सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट made by the government of India, which is time to time गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल ईयर में इसको सूचना दी जाती है, उस इंटरेस्ट का भी लाभ इस पर मिलता है। और इस इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। इस पर ईपीएफ में इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो जैसा मैंने बताया, ये ईपीएफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए बनाई गई एक संस्था है, जिसमें एम्प्लॉय सेविंग करता है, उतने ही परसेंटेज जो है एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है। दैट विल बी ईपीएफ अमाउंट जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय 100% उसको निकाल के अपने रिटायर्ड लाइफ को सपोर्ट के लिए उसको बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब मैं बताऊं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ ईपीएफ अकाउंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट को लुक आफ्टर करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने की ईपीएफओ संस्था बनाई है। तो 20 नंबर ऑफ 20 या इससे ऊपर के एम्प्लॉय के वैसे ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसरली ईपीएफओ का मेंबर बनना पड़ता है, और उसको मेंबर बनते ही उसके एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली ईपीएफ के मेंबर बन जाते हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एम्प्लॉय हैज़ टू कंट्रीब्यूट द डिसाइडेड परसेंटेज। अब इसमें बताऊं कि ईपीएफ के मेंबर वैसे एम्प्लॉय ही बनते हैं जैसा कि नियम के अंतर्गत है 15,000 तक मंथली इनकम सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय ही ईपीएफ के मेंबर बनते हैं। और आज के डेट में मैं बताऊं कि 15,000 तक मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय या उससे नीचे, उस पर गवर्नमेंट ने 12% कंट्रीब्यूशन की राशि फिक्स की है। एम्प्लॉय विल कंट्रीब्यूट 12% ऑफ हिज सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, एंड द सेम 12% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड बोथ अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन देयर ईपीएफ अकाउंट एट ईपीएफओ ऑफिस। एंड ऑन दैट आज के डेट में 8.5% ईपीएफ पर इंटरेस्ट का रेट है, और 8.5% का एनुअल कंपाउंडिंग के रूप में उसको ब्याज की राशि उसमें मिलती है।
जो इम्प्लाई के लंबे समय में उसका लाभ मिलता है। अब मैं बताऊं, जैसा मैंने बताया कि 15,000 रुपये तक के तनख्वाह वाले एम्प्लाई ही EPF के मेंबर बनते हैं और उसका 12% का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मैंडेटरी है, उनके लिए मैंडेटरी है, बिकॉज दिस स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लाई, उनके रिटायर्ड लाइफ के बेनिफिट के लिए। दैट्स वाई दे हैव टू कंट्रीब्यूट। अब 15,000 की सैलरी वाले एम्प्लाई का 12% कितना होता है? 1800 रुपया। अगर किसी एम्प्लाई की तनख्वाह 10,000 ही है तो उसका 12% कितना हुआ? 1200 रुपया। तो मतलब वो एम्प्लाई 1200 रुपया का कंट्रीब्यूशन करेगा। हम एक एग्जाम्पल के लिए माने कोई एम्प्लाई मिस्टर एक्स की तनख्वाह 1500 रुपया है, वैसे स्थिति में ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट 12% मीन्स 1800 रुपया उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर EPF अकाउंट। एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर हैज़ टू कंट्रीब्यूट 12% मीन्स 1800 रुपीज़ फॉर दैट वेरी अकाउंट। अब एम्प्लॉयर के 12% जो कि 1800 रुपया बनता है, उस 12% में बाइफर्केशन है। कैसा बाइफर्केशन है? EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसमें 3.67% EPF अकाउंट में जाता है, 8.33% EPS अकाउंट में जाता है। तो ये कितना हो गया? 3.67% प्लस 8.33%, दैट हैज बिकम 12%। तो EPS एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला गया, उधर 12% एम्प्लॉय का है, दोनों मिलकर के उस अकाउंट पे चले गए। रेस्ट 8.33% इन EPS अकाउंट। EPS व्हाट इज EPS? एम्प्लॉयज पेंशन फंड। इस EPF एक्ट 92 के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, मैं बता रहा हूँ, इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा सो दैट ये क्लियर पिक्चर आपको सामने हो, इसकी जानकारी आपको हो सके। ये EPF एक्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है कहाँ कहाँ जाता है? EPF 3.67%, EPS एम्प्लॉय पेंशन फंड। एम्प्लॉय को इस स्कीम के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ लॉन्ग पेंशन भी मिलता है। नॉट ओनली दैट, इन केस ऑफ हिज डेथ हिज स्पाउस इज ऑल्सो गेटिंग लाइफ लॉन्ग पेंशन, इसलिए कभी इसको फैमिली पेंशन भी कहा जाता था। तो 8.33% EPS में बदल गया। और एम्प्लॉयर और क्या करता है? EDLIS स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, है ना। तो उसमें 0.5% और मैनेजमेंट का जो एक हिस्सा होता है इसमें EPF मैनेजमेंट का, उसमें एम्प्लॉय द्वारा 0.65% दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एक्चुअली पूछे तो एम्प्लॉय से दिए गए परसेंटेज से कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है। अब मैं बताऊं कि EPF अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन है, परंतु जो EPS अकाउंट है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉय पेंशन फंड है, जो कि लाइफ पेंशन मिलता है। और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है उसमें भी सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस प्रकार से यह EPS अकाउंट वैसे लोअर एंड मिडिल क्लास जो एम्प्लॉय हैं या मिडिल क्लास है, इससे ज़्यादा भी तनख्वाह पाने वाले हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए EPF की व्यवस्था सरकार ने की है। अब इसमें मैं बताऊं कि EPF के अंतर्गत मैं अगर सेलिएंट फीचर की बात करूं तो EPF का सेलिएंट फीचर, दिस इज मेंट फॉर द एम्प्लॉइज retirement benefit. Number 2, this is supported by Government of India, so it is safe and secured. Number 3, equal
proportion has been contributed by the employer. Number 5, इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी गुड। आज के डेट में 8.5% का इंटरेस्ट है, जो कि कहीं नहीं है, और ये कंपाउंडिंग का लाभ एनुअल कंपाउंडिंग मिलता है। नंबर 6, टैक्स का टोटल बेनिफिट है ई जिसको कहते हैं एग्जेम्प्ट। ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का टैक्स फ्री है अप टू 150, 1,50,000 तक। इंटरेस्ट अर्न टैक्स फ्री है। मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला वो भी टैक्स फ्री है। तो इतनी सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत है। इसके अलावा ईपीएफ का बैलेंस जो है एम्प्लॉई कभी भी पार्शियल विड्रॉल के रूप में यूटिलाइज कर सकता है। उसके लाइफ में कभी भी कोई आवश्यकता हो सकती है, लाइक मैरिज, एजुकेशन, हाउस बिल्डिंग, हाउस रिपेयरिंग, मेडिकल या अन्य इसी प्रकार की, तो वहाँ से बहुत ईजिली उसको ईपीएफओ अकाउंट ऑफिस से उसको मिल जाते हैं। अब मैं एक चीज़ की और चर्चा करूं कि इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। चूँकि इसमें ये टैक्स फ्री है और इसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट भी बहुत बेहतरीन है, 8.5% का इंटरेस्ट कहीं नहीं है। तो कुछ केसेस में ये चर्चा उठी कि क्या एम्प्लॉय अपना परसेंटेज 12% से ज़्यादा भी कर सकता है। यस, तो जवाब आया कि यस, वो ज़्यादा कर सकता है। और कैसे करेगा? VPA वॉलंटरी एक जो ये प्रोविडेंट फंड का जो ये है वो और EPF दोनों मिलाकर वो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, परंतु उस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उस पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उसमें 2.5 लाख रुपए तक छूट है। 2.5 लाख से ज़्यादा होने पर, फर्ज करें किसी फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉई ने 3 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन किया, उसमें 2.5 लाख रुपया तक टैक्स फ्री होगा। 50,000 रुपये के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो टैक्सेबल होगा, परंतु वो उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कर सकता है, इंटरेस्ट का लाभ ले सकता है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज़ गुड, ये बहुत बड़ा ब्यूटी है इस प्लान की। दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसा देखा आपने पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा है। एम्प्लॉई जब, और मैंने ये भी बताया कि वैसे एम्प्लॉई जिनको 15,000 तक सैलरी है वही इसके मेंबर बन सकते हैं, और एम्प्लॉई को ईपीएफ का मेंबर होते हैं उनको एक नंबर मिलता है, ईपीएफ नंबर, जिसको प्रोविडेंट फंड नंबर कहते हैं। प्राइवेट संस्थाओं में प्रायः एम्प्लॉई कुछ दिनों तक 2, 4, 5 साल एक संस्था में काम करके दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं, तो वहाँ भी उनको ईपीएफ नंबर दूसरा मिल जाता है। तीसरे जगह गए तो तीसरा ईपीएफ नंबर मिल गया। ये पहले हुआ करता था, और वैसी स्थिति में वो विभिन्न 2-3 जगहों पर जो काम किया वहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ, एम्प्लॉयर के तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ, देयर इज सम बैलेंस इन कंपनी ए, इन कंपनी बी, इन कंपनी सी, और वहाँ 3-3 ईपीएफ नंबर मिल गए। दैट हैज बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑफिस ऑल्सो टू मेंटेन द रिकॉर्ड। सो बाद में गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की, इसमें यूएएन नंबर का याद किया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उसमें अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरे संस्था में भी जाता है तो उस यूएएन नंबर की ये सुविधा ये है, यूएएन नंबर की, कि पिछले संस्था में जितना दिन काम किया जो बैलेंस रहा वो ऑटोमेटिक उसमें दिखाई पड़ जाता है, दूसरे जगह काम किया वो भी दिखाई पड़ जाता है, तीसरे जगह जो आज के डेट में काम कर रहा है उसमें दिखाई। तो ये यूएएन नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है इसके लिए, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर जिसको कहते हैं। तो इसमें सुधार हुआ है, एम्प्लॉय के हक में बहुत बेहतर है ये। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें एनुअल, मैंने बताया कि जैसे कि मंथली कैलकुलेशन तो होता है, कैलकुलेशन मंथली होता है, लेकिन ईयर एंड में फाइनेंशियल ईयर का टोटल
इंटरेस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में खाता में चला जाता है। इस प्रकार से इसका इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है वो एनुअल है। इसमें पार्शियल विड्रॉल की सुविधा है और फुल विड्रॉल की भी सुविधा है। तो मैच्योरिटी के समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो फुल विड्रॉल हो जाता है, बट इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी फुल विड्रॉल की भी सुविधा है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, वैसे केसेज में फुल विड्रॉल की भी सुविधा है। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा सरकार ने रखा है। एम्प्लॉय कैन नॉमिनेट हिज वाइफ, स्पाउस, चिल्ड्रेन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। रिटायरमेंट ईपीएफ में 55 ईयर्स की एज में होती है ईपीएफ में, परंतु कुछ संस्थाओं में 58-60 भी होता है। सो देयर इज ए वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बिकम एनी प्रॉब्लम। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना दिनों तक एम्प्लॉय काम करेगा और उसका लाभ मिलेगा। परंतु ईपीएस में एम्प्लॉय पेंशन फंड में रिटायरमेंट का एज 58 रखा गया है। 58 के बाद पेंशन उसको मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि ईपीएस में एम्प्लॉय पेंशन फंड में 58 के बाद एम्प्लॉय को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलना शुरू हो जाता है और ये पेंशन का निर्धारण उसके बेसिक और डीए जो सैलरी होती है उससे निर्धारण होता है। और ये पेंशन 1000 to 7500 पर मंथ के हिसाब से होता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो है वो भी 2.5 लाख से 7.5 लाख तक फिक्स किया गया है। जो एम्प्लॉय के किसी आकस्मिक ई में उसके डिपेंडेंट्स को, उसके फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख जो भी राशि बनती है उसकी। तो इस प्रकार से ईपीएफ एक्ट 1952 प्राइवेट क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए वरदान साबित हुआ। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हम समझते हैं ईपीएफ पर आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हर क्षेत्र में एम्प्लॉय एंट्री करते ही उसका मेंबर हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब में चला जाता है तो वहाँ से वो तुरंत उसका मेंबर हो जाता है, वहाँ से उसका शुरू हो जाता है सारी बात। और अलग से लिए मैं फिर बताऊँ आपको, ईपीएस और ईडीएलआईएस के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। व्हेन एम्प्लॉय हैज बिकम द मेंबर ऑफ ईपीएफ, सिमल्टेनियसली हैज बिकम द मेंबर ऑफ ईपीएस एंड ईडीएलएस। अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ ईपीएफ पर ये संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है और आप को ये अच्छा लगा होगा। और ये मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। और ख़ासकर ये चीज़ को जाननी चाहिए, एम्प्लॉय को इस चीज़ को जाननी भी चाहिए। उसको क्या क्या मिलने हैं, क्या किस टाइप से मिलने हैं, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, आपने समय दिया।